हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे भारत में जो राष्ट्रवाद था वो असहयोग आंदोलन के बाद स्थगित होने के बाद क्या हुआ। तो ये पार्ट 3 है जो हम देखेंगे। अभी हमने देखा था कि असहयोग आंदोलन कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचा, व्यापक रूप लिया, लेकिन स्थगित हुआ। अब उसके बाद क्या होता है वो हम देखेंगे। असहयोग आंदोलन के बाद जो कुछ घटनाएं हुई तो क्या हुआ, अलग अलग उनमें दल बढ़ने लगे। जैसे कि स्वराज पार्टी का इसी से गठन हुआ, क्योंकि असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद गांधी जी से बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता थे वो खपा हो गए। उनको लगा कि ये बंद नहीं होना चाहिए था। उसमें कुछ युवा नेता भी थे। तो स्वराज जो पार्टी का गठन हुआ वो चित्तरंजन दास के द्वारा हुआ था। यहाँ पे उनमें एक और युवा नेता का नाम आता है, वो बल्कि सुभाष चंद्र बोस, और ये नेताजी के नाम से भी आगे प्रसिद्ध हुए। इनका भी मानना था, इन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि ये भारत का दुर्भाग्य है कि ये असहयोग आंदोलन इतने चरम सीमा पर पहुंचने के बाद भी रोक दिया गया। और नेताजी के बारे में जानते हैं कि ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, चुने गए, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा भी दिया, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो दो पार्टियों में विभक्त, अलग अलग विचारधारा में लोग वहां पे हो रहे थे। एक युवा विचारधारा अलग हो रही थी और एक जो सीनियर जो लोग थे, जिसमें खान अब्दुल गफ्फार खान भी थे, महात्मा गांधी थे, बहुत सारे लोग थे उनकी, और मोतीलाल नेहरू, उनकी विचारधारा थोड़ी सी अलग थी। उसी समय पे एक और घटना घटती है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। ये जो आर्थिक मंदी आई ये पूरे विश्व में आई और इसका असर भारत पे भी पड़ा। तो जो किसान थे वो क्या होने लगे, जो वो अनाज लेकर जाते थे उनका अनाज कोई खरीद नहीं रहा था, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था। तो जो अनाज थे वो मार्केट में ले जाते थे और वापस ले आ रहे थे। पूरे दुनिया में मंदी छाई हुई थी। इसकी वजह से क्या हुआ, जो किसानों को लगान भरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसी समय पे जब देश के हालात बिगड़ने लगते हैं, बहुत ज्यादा बिगड़ते हैं, तो अंग्रेजों को लगता है क्या कि जाए। यहाँ पे और आंदोलन हो रहे थे लगातार। असहयोग आंदोलन के बाद भी अंग्रेज सरकार थोड़ी सी डरी हुई थी, क्योंकि बड़ा व्यापक आंदोलन था। और रूस की क्रांति से की प्रभाव इतना था किसी भी देश में कि अंग्रेजों को लग रहा था ऐसा ना हो कि भारत में भी जल्दी से क्रांति हो जाए। तब उन्होंने एक तरकीब लगाई, साइमन कमीशन। 1923 में इसका गठन किया और नाम दिया गया कि जो कमीशन है वो आके भारतीयों की सामाजिक दशा को सुधारने का काम करेगा। अब जब अंग्रेजों के द्वारा कमीशन बनाया जा रहा था, इसको आना था मुंबई में, तो फिर हुआ क्या कि लोगों को लगा कि निश्चित है जब अंग्रेज आएंगे तो वो अपने अनुसार ही कानून बनाएंगे और वो देश को चलाएंगे। तो उसी समय पे गो बैक साइमन, ये नारा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है, स्लोगन गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। और इसी नारे को लगाते हुए जो लाला लाजपत राय थे, अंग्रेज सरकार ने जब उनका अंग्रेजी वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तब क्या हुआ, लाठी चार्ज करा दिया गया। लाठी चार्ज कराने पर लाला लाजपत राय के सर पे चोट आई, लाठियां लगी और उनकी मृत्यु हो गई। तो मरने से पहले उनके कुछ शब्द थे कि मेरी सिर पर एक एक चोट, मतलब एक एक लाठी जो है वो अंग्रेज सरकार की ताबूत की कील साबित होगी। तो इसके बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, आंदोलन और व्यापक होने लगते देश में, इसका काफी निंदा होती है। फिर वो देखते कि अब क्या हुआ, तो ये अंग्रेजों ने एक काम किया, उनको एक वो दे दी कि आप अपने वो सरकार बनाए, तो उसमें नेहरू रिपोर्ट का जिक्र होता है। नेहरू रिपोर्ट थी 1928 में। ये कहा गया कि आप जो है अपने प्रत्याशियों को, मतलब जो है चुन के प्रतिनिधि आएंगे, जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो चुनकर आएंगे, जनता उनको वोट देगी, लेकिन कानून जो है वो अंग्रेजी बनाएंगे, वो उनसे अपनी मांगों को रखेंगे। तो इस नेहरू रिपोर्ट में क्या था, औपनिवेशिक स्वराज। इसका मतलब यही है कि राष्ट्र तो अंग्रेजों का ही रहता, लेकिन उनसे जाके वो कहते कि हमारे क्षेत्र में ये
कमियां हैं, मतलब सामाजिक बुराइयों के लिए लोग, और जो विकास होना था उसको पूरा कराएंगे कौन? अंग्रेजी शासन। तो ये औपनिवेशिक स्वराज, ये वही नेहरू रिपोर्ट में जिक्र हुआ। लेकिन इसमें क्या था, जो रिपोर्ट बनाई गई उसमें ये कहा गया कि भारतीयों को कम से कम विचार अभिव्यक्ति की आजादी करने का मौका मिले, क्योंकि उस समय में बहुत सारे जो हुए थे, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कहीं भी मार्शल लॉ लगा दिया जा रहा था। तो विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी के लिए नेहरू रिपोर्ट में जिक्र किया गया। लेकिन हुआ क्या, इस मांग से लोग प्रभावित नहीं थे, क्योंकि इसमें कुछ और भी चीजें आई थी कि जैसे अलग जो इलाके हैं, जो सांप्रदायिक इलाके, उनमें जाति विशेष को जो वोट पड़ता था, उसके विरोध में भी एक वो था कि ऐसा कोई ना हो कि जो जिस जाति का बहुमत ज्यादा उसी को वहां से चुन के भेजा जाए। इसलिए इसका विरोध हुआ और ये खारिज हो गई। तब पूर्ण स्वराज्य, जो अभी ये जो नेहरू रिपोर्ट थी, ये मोतीलाल नेहरू की थी। अब इनके पुत्र जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक रिपोर्ट, ये मांग उठाई गई पूर्ण स्वराज्य की मांग। कब? 31 अक्टूबर 1929। इसमें ये कहा गया कि ये लोग जो मांग कर रहे हैं वो औपनिवेशिक आजादी है, राज तो अंग्रेजों का ही रहेगा। तब यहाँ पे बात हुई कि अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत से जाना चाहिए, और ये इसी को कहा गया पूर्ण स्वराज्य की मांग। तो सबसे पहले नेहरू ने कहा, कुछ लोग तो कहते हैं ये जो नारा था वो भगत सिंह का, ये पहले जो बात कही थी वो भगत सिंह के द्वारा कही थी, लेकिन ये यहाँ पे जिक्र नेहरू जी का हो रहा है। इसके बाद इसमें क्या हुआ पूर्ण स्वराज की मांग में? दिसंबर 1929 में एक लाहौर अधिवेशन होता है, और उसमें यही बात पूरी तरह से जो कांग्रेस क्या होती अधिवेशन करती थी कि वो साल भर में किन मुद्दों पर काम करेगी और उनको क्या क्या मुद्दे रखना है। तो उसमें एक मुद्दा ये भी था कि अंग्रेजों को पूरी तरह से हटाना है। तो 26 जनवरी एक माना जाता है 1930 को एक लक्ष्य बनाया गया कि इस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और झंडा चढ़ाया जाएगा। तो ये जो क्रांति पहले वो कब? 26 जनवरी 1930 को। और हुआ क्या, फिर 31 दिसंबर की मध्यरात्रि जो रावी नदी थी, रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया, और ये माना गया कि अब जो वो है स्वतंत्रता दिवस जो उसमें मांग रखी गई थी 26 जनवरी 1930 को लागू हो जाएगा। लेकिन इसका रिस्पॉन्स पूरी तरह से नहीं मिला। कहने में तो ये भी आया, कई जगह पे पढ़ने में मिलता है कि सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले आजादी का परचम फहराया था, लेकिन अलग अलग मतों के अनुसार उस चीज को माना नहीं गया। तो नेहरू जी ने भी कोशिश की कि 1930 को माना जाए, लेकिन वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। तो अब हम इसके बाद भी कुछ बहुत सारी घटनाएं हैं जो घटित हुई हैं, वो अगले पार्ट में। लेकिन पहले इसमें एक और बीच में आया है नरम दल। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, नरम दल और गरम दल। देखिए, तो ये जो दो पूछ जाते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया और कई जो कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। नरम दल, गरम दल के नेता। तो नरम दल में आते हैं जो सीनियर लोग, जैसे दादा भाई नौरोजी और इस तरह से गांधी जी, और साथ में गरम दल में 3 लोगों का जिक्र होता है। लाल बाल पाल, जिसको शॉर्ट में कहते हैं। लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल। लाल बाल पाल। तो ये बहुत ही मोस्ट है, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।